फ्रेंड्स, आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन में हम लोग ये देखेंगे कि जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन किसे कहते हैं, जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन के इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन किस तरह से डिराइव करेंगे और जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होंगे। तो सबसे पहले कल हम लोग देखे थे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और ये कहे थे कि वैसी अभिक्रिया जिसमें प्रतिकारक का कोई भी मोल रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित नहीं करता, वैसे रिएक्शन को नाम देते हैं क्या, जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन या शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तो इसको हम लोग ये डिफाइन कर सकते हैं कि सच केमिकल रिएक्शन in which no molecule of reactant affects rate of reaction, यानी रिएक्टेंट का कोई भी रिएक्टेंट प्रतिकारक रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित नहीं करेगा। और इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, मान लीजिए रिएक्टेंट ए हो गया, ये प्रतिक्रिया करके क्या दे, प्रोडक्ट दे, और ये हो जाए कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के ए टू द पावर 0। ये हमारा क्या होगा, कोई जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन होगा। अब इसके लिए हम लोग इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ज्ञात करते हैं, तो ये हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन dA अपॉन dt इक्वल टू के ए टू द पावर 0। अब इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं ऑन रीअरेंजिंग दिस इक्वेशन, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं dA इक्वल टू के dt। अब a टू का पावर 0 ये बराबर हो जाएगा किसके, 1 के बराबर हो जाएगा, तो ये टर्म सिर्फ k हो जाएगा ऑन इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हो गया माइनस dA इक्वल टू के dt। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारा a, इस साइन को पहले इधर ले आते हैं, इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1, वेयर C is इंटीग्रेशन कांस्टेंट, यहाँ C हमारा क्या होगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट होगा। अब यहाँ A हमको इंडिकेट करता है क्या, इनिशियल कंसंट्रेशन को, K हमारा क्या होगा, रेट कांस्टेंट या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट कहते हैं, T हमारा टाइम था और C हमारा क्या था, ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट था। इनिशियली जब प्रतिक्रिया हम प्रारंभ करेंगे, अभी प्रतिक्रिया प्रारंभ नहीं हुआ, तो जब प्रतिक्रिया प्रारंभ करेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ये हो जाएगा, इसको हम इंडिकेट करते हैं किससे, ए नॉट से, और ये बताएगा इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को बताएगा। तो जब प्रतिक्रिया प्रारंभ नहीं होगा तो हम समय का भी काउंटिंग प्रारंभ नहीं करेंगे और उस समय t बराबर हो जाएगा क्या, 0 सेकेंड। अब a और t का मान इक्वेशन 1 में रख देते हैं, तो ये कर लेते हैं कि सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड t इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में a और t का मान रखते हैं। अब देखिए ये हो जाएगा आपका, a के जगह लिख लिए हम लोग a नॉट इक्वल टू
टी का मान 0 हो गया तो ये टर्म हमारा 0 हो गया, ये वैल्यू हो गया बराबर सी के या इंटीग्रेशन कांस्टेंट के। अब सी का मान इक्वेशन 1 में रख देते हैं, ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में सी का मान रख दीजिए, ये हो जाएगा a इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी के जगह हो जाएगा कितना a नॉट। के टी को बराबर के इस तरफ ले आते हैं, पॉजिटिव हो जाएगा, के टी बराबर a नॉट माइनस a, और ये हो जाएगा k बराबर 1/t a नॉट माइनस ए, और यही होता है क्या जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन का काइनेटिक्स। इसमें जो टर्म है A0 ये इंडिकेट करता है किसको, ये बताएगा इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को बताएगा, A ये बताएगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम t सेकेंड, और t बताएगा किसको, टाइम को, और k के बारे में तो जानते ही हैं, ये बताएगा किसको, ये बताएगा रेट कांस्टेंट को। तो ये इक्वेशन जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन के लिए या जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक होगा। कोई भी जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन इस काइनेटिक्स का पालन नहीं करेगा। ये हमारा जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होता है। इसमें हमने किया क्या कि जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन एक बार पुनः रिवाइज कर दे रहे हैं। जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन क्या था कि वैसी अभिक्रिया जिसमें प्रतिकारक या रिएक्टेंट का कोई भी मोल रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित नहीं कर सकता। इसके रेट लॉ को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, a टू द पावर 0। a टू द पावर 0 हो गया कितना, 1, यानी जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन के केस में रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट के बराबर होता है। अब इसका काइनेटिक्स हम लोग इस तरह से निकालते हैं, ये वैल्यू आएगा k इक्वल टू 1/t A0 माइनस a, जहां A0 इनिशियल कंसंट्रेशन को इंडिकेट करता है, A कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम t सेकेंड, यानी t समय के बाद A का कंसंट्रेशन या रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बताएगा, t बताता है टाइम को और k बताता है रेट कांस्टेंट को। इस तरह से हम लोग जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ज्ञात कर लेते हैं। अब इसे नोट कर लीजिए पहले। अब देखते हैं कि जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन या कोई शून्य कोटि की अगर अभिक्रिया होगी तो इसका कैरेक्टर क्या होगा, इसकी विशेषता क्या होगी। तो ये देखते हैं कैरेक्टर ऑफ जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन, यानी शून्य कोटि अभिक्रिया की कैरेक्टर क्या होगी। तो सबसे पहला तो कैरेक्टर यही होगा कि अभी जो हम लोग इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन ज्ञात किए हैं, तो कोई भी शून्य कोटि की यदि अभिक्रिया होगी तो वो जीरोथ ऑर्डर riएक्शन के काइनेटिक्स का पालन अवश्य करेगा। तो ये कह सकते हैं कि इट ओबेज काइनेटिक्स ऑफ जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन। और इसका काइनेटिक्स था, याद कीजिए, 1/T A0 माइनस A। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि कोई भी रिएक्शन इस काइनेटिक्स का पालन करता है या नहीं। तो A0 हमारा इंडिकेट करता था किसको, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को। A इंडिकेट करता था किसको, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम T सेकेंड। और T इंडिकेट करता था टाइम को, और K इंडिकेट करता था किसको, रेट कांस्टेंट को। अब अगर मान लेते हैं कि किसी भी रिएक्शन में, किसी भी रिएक्शन का इनिशियल कंसंट्रेशन
और डिफरेंट टाइम इंटरवल के बाद फाइनल कंसंट्रेशन का मान दिया हो, यानी अगर A0 का मान दिया हो, A का मान दिया हो और T का मान दिया हो, तो अलग अलग सेटों के लिए हम K का मान ज्ञात करते हैं। और अगर K का मान कांस्टेंट आता है तो ये इंडिकेट कर देगा कि ये रिएक्शन जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन के काइनेटिक्स का पालन करता है और ये रिएक्शन हमारा क्या हो जाएगा, शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी। अब ये जो फर्स्ट जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक था कि ये इस काइनेटिक्स का पालन करेगा। अब हम लोग इस काइनेटिक्स को देखिए इस तरह से भी लिख सकते हैं कि A बराबर माइनस KT प्लस A0। ये इक्वेशन देखो कहां पर आया था, जब हम लोग C का मान इक्वेशन 1 में रखे थे तो यही जो होंगे ये मान आए थे। अब इस इक्वेशन को देखो, ये हो गया y, ये हो जाए m, ये हो जाए x और ये हो जाए c। तो ये हमारा आ जाता है किस फॉर्म में है, y इक्वल टू mx प्लस c। ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होता है। तो अगर x एक्सिस पर टाइम और y एक्सिस पर a का मान रखें और एक ग्राफ खींचें तो ये हमारा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन आएगा जिसका स्लोप निगेटिव होगा और ये वैल्यू देगा किसको, ये k के मान को इंडिकेट करेगा। जैसे मान लीजिए हम ये ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये हो गया हमारा x एक्सिस, ये हो जाएगा y एक्सिस। तो x एक्सिस पर हम ले लेते हैं क्या, टाइम, और y एक्सिस पर लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम t सेकेंड। अब ये ग्राफ अगर हम प्लॉट करें तो चूंकि इसका स्लोप निगेटिव आता है तो ये ग्राफ जो होंगे ये इस तरह से आएंगे। ये वैल्यू क्या इंडिकेट करेगा, जब समय हमारा 0 है तो कंसंट्रेशन, यानी ये वैल्यू इंडिकेट करेगा किसको, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को इंडिकेट करेगा। और इसका जो स्लोप होगा ये स्लोप निगेटिव होगा और ये वैल्यू देगा किसको, माइनस k के मान को इंडिकेट करेगा। याद कीजिए हम लोग ये भी जानते हैं कि स्लोप बराबर होता है किसके, tan थीटा के बराबर होगा और ये वैल्यू हो जाएगा क्या, माइनस k, ये हो गया क्या, थीटा। अब देखिए इस पर क्वेश्चन भी जो होंगे पूछे जा सकते हैं। जैसे ये ग्राफ दे, अब यहाँ पर कोई एंगल दे दे, मान लीजिए यहाँ एंगल दे दे 45 डिग्री, तो ये जो एंगल बनेगा ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस 45। जो भी वैल्यू आएंगे यहाँ थीटा का मान रखेंगे, tan थीटा का मान निकालेंगे और यही मान क्या बताएगा, माइनस k के मान को इंडिकेट करेगा, या यही हमारा क्या होता है, स्लोप होता है। तो जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन का पहला काइनेटिक्स का कैरेक्टर ये होगा कि ये इस काइनेटिक्स का पालन करेंगे। और दूसरा इसी में जोड़ लेते हैं कि अगर फाइनल कंसंट्रेशन या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम t वर्सेस टाइम का ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन आता है जिसका स्लोप निगेटिव होगा तो वो भी रिएक्शन हमारा क्या हो गया, शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी। इसको नोट कर लीजिए। अब दूसरा कैरेक्टर देखते हैं कि जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन के लिए दूसरा कैरेक्टरिस्टिक हम लोग ये लिखेंगे, हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड को हम लोग ये डिफाइन करते हैं कि वह समय जिसमें किसी भी रिएक्टेंट का सांद्रण आधा हो जाए, या फिर ये कह सकते हैं कि रिएक्टेंट आधा रिएक्टेंट प्रतिक्रिया करके प्रतिफल का निर्माण कर दे, इसने समय को नाम देते हैं हाफ लाइफ पीरियड। इसको ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि टाइम इन विच हाफ ऑफ द सब्सटेंस रिएक्टेड। हाफ लाइफ को ये कह सकते हैं कि टाइम इन विच half of the substance reacted
अब जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन निकालते हैं और ये देखते हैं कि हाफ लाइफ पीरियड जीरो ऑर्डर का क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रदर्शित करता है। जीरोथ ऑर्डर के लिए हमारे पास काइनेटिक्स था k = 1/t A0 - A। अब यहाँ हमारा ये था कि A0 ये इंडिकेट करता था इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को बताता था, A ये बताता था कंसंट्रेशन आफ्टर t सेकेंड। अब T बताता था किसको, टाइम को, तो ये मान लेते हैं ये हो गया क्या, ये टाइम को बताता था। तो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को हम A0 ही मान लेते हैं। अब यदि किसी रिएक्टेंट का 50% यदि पूर्ण हो गया तो कंसंट्रेशन आफ्टर t सेकेंड कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा A0/2 और ये समय को हम इंडिकेट करेंगे t हाफ, ये कहलाएगा हमारा क्या, हाफ लाइफ पीरियड। इसी को हम इंडिकेट करते हैं हाफ लाइफ पीरियड से। अब इस सूत्र को ये भी लिख सकते हैं t = 1/k, ये हो जाएंगे A0 - A। अब ये सारा मान सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये हो गया t हाफ = 1/k, A0 - A के जगह रख देंगे क्या, A0/2 और ये हो जाएगा आपका t हाफ = 1/k और ये हो जाएगा A0/2, 2 LCM आ जाएगा, 2A0 - A0 शेष बच जाएगा A0/2 और ये हो जाएगा t हाफ = A0/2k। अब यह 2 भी कांस्टेंट होगा, k भी कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट और बराबर को हटा दे तो ये प्रोपोर्शनेट हो जाएंगे, t हाफ प्रोपोर्शनेट टू A0। अब यहाँ ये कह सकते हैं कि जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड ये इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का सीधा समानुपाती होगा, या फिर ये कह सकते हो कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक बनेगा, ये कह सकते हैं कि हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। यानी ये कह सकते हैं कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का सीधा समानुपाती होगा। अगर ये जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन है तो ये इस कंडीशन का पालन करेगा। अगर मान लीजिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो के अलावा कोई दूसरा होता है तो उस स्थिति में हाफ लाइफ पीरियड इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के सीधा समानुपाती नहीं होगा। अब हम लोग यहाँ पर एक ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं। हमारे पास ये था कि t हाफ = A0/2k और हमने 2k को कांस्टेंट किया और ये हो गया t हाफ प्रोपोर्शनेट टू A0। तो अगर एक एक्सिस पर t हाफ और दूसरे एक्सिस पर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रखें और इसका ग्राफ प्लॉट करें तो ये चूंकि लीनियरली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये भी ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन आएगा जो ओरिजिन से होकर पार करेगा। अब अगर एक्स एक्सिस पर ये हम लोग ले लेते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन और वाई एक्सिस पर ले लेते हैं t हाफ, तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा और ये ग्राफ ओरिजिन सेंटर से होकर पार करेगा। अब इस ग्राफ को अगर हम देखें तो लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा, और t हाफ नीचे से ऊपर चलते हैं तो t हाफ क्या होगा, ये हमारा या हाफ लाइफ पीरियड बढ़ेगा। अब इसका स्लोप
ये स्लोप इंडिकेट करेगा कि इसको 1/2k को इंडिकेट करेगा। तो हाफ लाइफ पीरियड पर भी जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक ये हो गए कि जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का सीधा समानुपाती होगा, या ये कह सकते हैं कि हाफ लाइफ पीरियड इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर निर्भर करेगा। दूसरा ये होगा कि अगर इनिशियल कंसंट्रेशन वर्सेस टी हाफ के मध्य अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो ये एक स्ट्रेट लाइन आएगा जो ओरिजिन से होकर पार करेगा और इसका स्लोप 1/2k को इंडिकेट करेगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये इसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक हुआ। पहले कैरेक्टरिस्टिक में भी हमारा 2 पार्ट था, दूसरे कैरेक्टरिस्टिक में भी जो होंगे ये 2 पार्ट हुए। तीसरा जब हम लोग याद कीजिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़े थे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में ये कहे थे कि रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट का यूनिट ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो अब ये देखते हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन ये क्या होगा, ये भी इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा। हमने ये देखा था कि अगर कोई nth ऑर्डर रिएक्शन था तो इसके लिए रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट का मान यूनिट होता था मोल 1 - n लीटर n-1 सेकेंड इनवर्स। अगर कोई जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन है तो ये हो गया फॉर जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन n का मान 0 हो जाएगा। तो जब n का मान 0 रखते हैं तो k बराबर हो जाएगा कितना, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो इसकी एक विशेषता ये भी होगी कि यदि कोई रिएक्शन जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन होगा तो उसके रेट कांस्टेंट या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट का इकाई क्या होगा, उसके वेलोसिटी कांस्टेंट का इकाई होगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। और इसके अलावा अगर कोई दूसरा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है तो उसके रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट का इकाई ये नहीं होगा, इसकी इकाई कोई दूसरी हो सकती है लेकिन मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स नहीं होगा। तो ये सामान्यतः जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक हो गए। इनमें पहला क्या था कि कोई भी जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन होगा ये जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन के काइनेटिक्स का पालन करेगा। इसी में हमने ये भी देखा था कि यदि x एक्सिस पर समय और y एक्सिस पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम t सेकेंड के बीच अगर ग्राफ खींचा जाता था तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता था जिसका स्लोप निगेटिव होता था और वैल्यू -k को इंडिकेट करता था। तीसरी विशेषता हमने ये देखी कि हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन ये इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था। इसी में एक विशेषता इसकी ये भी थी कि अगर x एक्सिस पर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और y एक्सिस पर t हाफ का मान रखकर ग्राफ प्लॉट करते थे तो ये स्ट्रेट लाइन आता था जो सेंटर या ओरिजिन से होकर निकलता था और इसका स्लोप 1/2k को इंडिकेट करता था। और पांचवी विशेषता ये होगी कि इसका यूनिट रेट कांस्टेंट का यूनिट होगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब हम लोग देखते हैं कि अगर मान लीजिए कोई जीरोथ ऑर्डर गैसीय रिएक्शन होता है फॉर जीरोथ ऑर्डर गैसियस रिएक्शन, हम लोग एक चीज ये जानते हैं कि मोलर कंसंट्रेशन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, नंबर ऑफ मोल्स के, क्योंकि मोलर कंसंट्रेशन होता है मोल पर लीटर। दूसरा यह था पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ये भी प्रोपोर्शनेट होता है किसके, नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए यदि हमको कभी जरूरत पड़े तो हम मोलर कंसंट्रेशन का सब्स्टिट्यूशन पार्शियल प्रेशर से कर सकते हैं। तो ये कह सकते हो
कि मोलर कंसंट्रेशन में सब्स्टिट्यूटेड पार्शियल प्रेशर, इसको हम लोग पार्शियल प्रेशर से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो जब मोलर कंसंट्रेशन को पार्शियल प्रेशर से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन का काइनेटिक्स ये हो जाएगा K बराबर 1/T। इनिशियल कंसंट्रेशन को हम लोग P0 से इंडिकेट करते हैं, यानी इनिशियल प्रेशर और माइनस फाइनल कंसंट्रेशन, या फिर ये कह सकते हैं फाइनल कंसंट्रेशन कह दें, या फिर इसको ये कहेंगे कि कंसंट्रेशन आफ्टर T सेकेंड। इसको हम लोग A से इंडिकेट करते थे, इसका सब्स्टिट्यूशन हम लोग कर देते हैं किससे, इसका सब्स्टिट्यूशन हम लोग PA से कर देते हैं। तो ये जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन गैसियस रिएक्शन के लिए एक्सप्रेशन आ गया। यहाँ P0 किस चीज को इंडिकेट करेगा, ये इंडिकेट करेगा किसको, इनिशियल प्रेशर को इंडिकेट करेगा। PA ये इंडिकेट करेगा किसको, ये इंडिकेट करेगा प्रेशर आफ्टर T सेकेंड को इंडिकेट करेगा। बाकी के जो टर्म हैं कि ये हमारे क्या होंगे, रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट होंगे, और T हमारा क्या होगा, टाइम। फर्दर इफ ये हो जाए P0 माइनस PA, इसको हम इंडिकेट कर रहे हैं P से। P0 हमारा क्या था, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो P0 अगर हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है तो इसका मान क्या होगा, ये फिक्स होगा। जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगा रिएक्टेंट क्या होंगे, चेंज होंगे किसमें, प्रोडक्ट में। तो जब प्रोडक्ट में चेंज होंगे तो प्रोडक्ट के मोलों की संख्या बढ़ेगी, तो PA का मान क्या होगा, बढ़ेगा। नतीजा ये होगा कि P0 माइनस PA, इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान डिक्रीजेस। ये मान क्या होंगे, ये P, इसको हम P से इंडिकेट किए, तो P0 माइनस PA, इसका मान क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अब P0 माइनस PA के जगह हम P को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका क्या, P/T, या इसको भी ये कह सकते हैं P बराबर हो जाएगा KT। P बराबर हो जाएगा क्या, KT, और K और बराबर को हटा दो तो ये होगा P प्रोपोर्शनेट टू T। इसका मतलब है कि डिक्रीज इन प्रेशर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये कह सकते हैं डिक्रीज इन प्रेशर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। जैसे जैसे समय बढ़ेगा इन प्रेशर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट जो होंगे ये भी बढ़ेंगे। ये हो जाएगा किसके लिए, गैसीय रिएक्शन। यदि कोई गैसीय रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है तो हम लोग क्या करेंगे, मोलर कंसंट्रेशन का सब्स्टिट्यूशन करेंगे किससे, पार्शियल प्रेशर से। तो जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन का काइनेटिक्स ये हो जाएगा K = 1/T P0 माइनस PA, जहां P0 इंडिकेट करेगा इनिशियल प्रेशर को, PA इंडिकेट करेगा प्रेशर आफ्टर T सेकेंड को। अब P0 माइनस PA को हम P से इंडिकेट कर रहे हैं। P0 हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन होता है, इसका मान हमेशा फिक्स होगा। जैसे जैसे समय बढ़ेगा प्रेशर आफ्टर T सेकेंड, इसका मान बढ़ेगा। नतीजा होगा कि P0 माइनस PA का मान घटेगा, और इसके जगह सब्स्टिट्यूट करते हैं P को, तो ये आ जाता है P प्रोपोर्शनेट टू T, यानी डिक्रीज इन प्रेशर ऑफ गैसीय रिएक्टेंट। ये क्या होगा हमारा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम होगा। इसको नोट कर लीजिए। अब एक अलग से टॉपिक देखते हैं कि हमने हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन देखा। अब ये देखते हैं
कि फ्रैक्शनल चेंज ऑफ जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन। देखिए इससे क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। हमने हाफ लाइफ पीरियड देखा, तो हाफ लाइफ पीरियड को हम इंडिकेट कर रहे थे किससे? हाफ लाइफ पीरियड इसको हम इंडिकेट कर रहे थे किससे? टी हाफ से। हम अगर चाहें तो हाफ का मतलब हो जाएगा क्या? 50%। तो ये 50% चेंज होगा। इसके लिए हमारे पास सूत्र क्या था? याद कीजिए, टी 50% लिख देते हैं टी हाफ के जगह, या फिर ये भी था हमारा टी हाफ बराबर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन 2K। मान लेते हैं इसको समीकरण 1। अब ये मान लेते हैं, अब दूसरा फॉर्म निकालते हैं। 100% कंप्लीशन ऑफ जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन, यानी कोई जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन है, ये 100% समाप्त होता है। तो ये देखिए A0, ये मानते थे इनिशियल कंसंट्रेशन को, तो ये हमारा क्या है? मान लेते हैं हम A0 ही है। दूसरा ये था, A इंडिकेट करता था कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर T सेकेंड। ये था कि रिएक्शन पूरा समाप्त हो गया। तो जब पूरा रिएक्शन समाप्त हो गया तो कंसंट्रेशन इसका क्या हो जाएगा? इसका कंसंट्रेशन हो जाएगा आपका क्या? पूरा जो होगा ये कंसंट्रेशन हो जाएगा 0। फिर T हाफ को अब T थर्ड टाइम इसको हम ले लेते हैं क्या? T0। वैल्यू हो जाएगा T100 इक्वल टू 1/K। ये हो जाएंगे A0 माइनस A। अब वैल्यू रख दो, ये हो जाएगा 1/K, ये हो जाएंगे A0 माइनस 0, और ये हो जाएगा T100 बराबर A0/K। A0/K। अब ये मान लो ये हो गया समीकरण 2। ये करते हैं कि इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से भाग दे देते हैं, तो ये हो जाएगा T 50% बाई T 100% बराबर ये हो जाएगा आपका A0/2K इंटू K अपॉन A0। K कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। T 50% बाई T 100% बराबर क्या हो गया? 1/2, यानी 2T 50% बराबर हो जाएगा किसके? T 100% के। यानी किसी भी जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन को पूर्ण होने में लगा समय उसके अर्ध आयुकाल या उसके हाफ लाइफ पीरियड का क्या होगा? 2 गुना होगा। अब एक और ये ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 25% चेंज। अब अगर 25% चेंज लेते हैं तो इसको हम ये भी कर सकते हो, T 25% से इंडिकेट करते हैं। मान लीजिए ये हो गया इनिशियल कंसंट्रेशन, इसको हम क्या रखते हैं? A0 ही रखते हैं। फाइनल कंसंट्रेशन क्या हो गया? ये 25% क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, या 1/4 अगर चेंज हो जाता है तो ये बचेगा कितना? A0 के टर्म में 3A0/4, और T हमारा इंडिकेट करता है टाइम को, तो ये टाइम ले लेते हैं, ये कितना हो गया? 1/4। अब इस वैल्यू को रखिए, ये हो गया T 25%, इसको ये भी लिख देते हैं T 25% या T 1/4। ये बराबर हो जाएगा 1/K, ये हो जाएंगे आपके A0 माइनस A0/3 A0/4। A0/4 समाप्त हो जाएगा तो 3A0/4 बचेगा। T 25% बराबर हो गया 1/K
एलसीएम हो जाएगा कितना 4, ये हो जाएंगे 4a0 माइनस 3a0 बाई 4 और ये होगा T25% बराबर ये हो जाएगा A0 बाई 4K। ये रिलेशन हो जाएगा किसका, ये रिलेशन हो जाएगा अगर कोई जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन 25% चेंज होता है या 25% पूर्ण होता है। अब यहाँ एक चीज, अगर मान लीजिए हम इसको समीकरण 3 मान लें, अब अगर समीकरण 1 में 3 से भाग दे दें तो ये निष्कर्ष आ जाएगा, 1 में यदि हम 3 से डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा 2T25% बराबर हो जाएगा क्या T50% के। यानी किसी भी जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन के लिए 25% चेंज हाफ लाइफ पीरियड का क्या होगा, ये 2 गुना होगा। इस तरह से हम इसका रिलेशन ज्ञात कर सकते हैं। अब जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक फ्रैक्शनल चेंज का सूत्र हम लोग लिखते हैं। फ्रैक्शनल चेंज को हम लोग सूत्र लिखते हैं और इससे डायरेक्ट हम लोग वैल्यू यूज करेंगे, चाहे वो 5% हो या 10% हो या 20% हो या फिर ये 50% हो। तो फॉर x% चेंज मान लेते हैं कि x% कोई जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन का चेंज होता है, तो इसको इंडिकेट करते हैं Tx% बराबर हो जाएगा इस तरह से A0 बाई K इंटू x बाई 100। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। जैसे मान लीजिए फॉर अभी हमने निकाला था 25%, तो ये होगा T25% बराबर ये हो जाएंगे क्या A0 बाई K, 25 गुने 25 बाई 100 और ये हो जाएगा 4 बार में कट जाएगा। T25% बराबर हो जाएगा A0 बाई 4K। ये देखिए यही वैल्यू हमने प्राप्त किया था। हमने 50% के लिए निकाला था, तो 50% के लिए क्या हो जाएगा, अगर सूत्र से निकालते हैं T50% बराबर ये हो जाएगा क्या A0 बाई K इंटू 50 बाई 100, ये 2 बार में कैंसिल होगा, तो ये होगा T50% इक्वल टू A0 बाई 2K। इसी तरह से अगर मान लीजिए हम निकालते हैं फॉर 5% के लिए क्या होगा T5% बराबर A0 बाई K इंटू 5 बाई 100, ये हो गया 20 बार में, ये होगा T5% बराबर A0 बाई 20K। उसी तरह से अगर मान लीजिए हम ये निकालते हैं फॉर 10%, तो T10% बराबर देखिए ये हो जाएगा A0 बाई K इंटू 10 बाई 100, ये कैंसिल हो जाएगा 10 बार में, तो ये होगा T10% बराबर ये हो जाएंगे A0 बाई 10K। इस तरह से कोई भी जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन का कोई फ्रैक्शनल चेंज हो हम इस सूत्र के सहायता से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, या फिर इनके बीच रिलेशन भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 5% और 10% में अगर रिलेशन देखें, 5% क्या था A0 बाई 20K, 10% क्या है A0 बाई 10K, यानी 5% का क्या होगा 2 गुना हो जाएगा क्या 10%, और मान लीजिए 10% का 2 गुना हो जाएगा 20%, 20% का 2 गुना होगा 30%। या फिर हम लोग इसको एक नॉर्मल वे में भी जो होगा आसानी से काउंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई ये हो जाए प्रोग्रेस ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यहाँ है 0, ये मान लीजिए 5%, ये मान लीजिए 10%,
ये मान लेते हैं 15, 20, 25%, 30%, 35%, ये हो गया 40%, सो ऑन। अगर मान लीजिए कोई जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन है, इसके 5% चेंज होने में अगर मान लीजिए x मिनट का समय लगा, ठीक, तो 10% होने में क्या हो जाएगा 2x, 15% में होगा क्या 3x, 20% में होगा 4x, 5x, 6x, 7x, 8x, ये हो जाएगा 9x। इस तरह से भी हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। अब अगर मान लो 10% का स्लैब लेते हैं, तो 10% में मान लीजिए ये हो जाता है हमारा क्या y मिनट, तो 10 से 20 अगर चलेंगे ये हो जाएगा 2y, 20 से अगर 30 चलेंगे तो ये हो जाएगा 3y, 30 से अगर 40 चलेंगे तो ये होगा 4y, सो ऑन। अगर मान लीजिए 20 का चलते हैं, यहाँ से स्लैब उठाते हैं, मान लीजिए ये हो गया आपका 20% में z मिनट, तो 20 से 40% में हो जाएगा क्या 2z मिनट हो जाएगा। इस तरह से हम लोग अगर चाहें तो जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन के लिए फ्रैक्शनल चेंज में रिलेशन आसानी से हम लोग इसके विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं या फिर इस सूत्र के विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लोग अगले वीडियो में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, इससे किस तरह के न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।